बेसुध हालत में एक लड़की जिसने अपने आधे हिस्से पर कपड़े पहने हुए थे और उसके आधे हिस्से पर कपड़े नहीं थे। वो लड़की लगभग 6.5 किलोमीटर का सफर 1 घंटा 40 मिनट तक तय करती रहती है, चलते चली जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं देख पाता। ये दिल्ली का वो क्षेत्र था जहां से हर वक्त हजारों लोग यूं ही गुजर जाते हैं। पुलिस भी तैनात रहती है, तमाम कैमरे देखते रहते हैं, लेकिन इतनी देर के इस सफर के अंदर उस लड़की को ना किसी कैमरे ने देखा और ना किसी पुलिस वाले ने देखा और ना ही किसी राहगीर ने देखा। लेकिन एक राहगीर, एक भला मानुस उस लड़की को देख लेता है। तब देख लेता है जब वो सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। तब पता चलता है कि जो इसके साथ हुआ है, सामूहिक बलात्कार इसके साथ हुआ है। अब इस बात की गूंज पुलिस में पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस इस मामले को बिल्कुल दबा लेती है, उसे मिटा देती है, शांत कर देती है। इसमें एक महिला ऑफिसर होती है, महिला ऑफिसर एसीपी ऐश्वर्या सिंह। जैसे उनकी नजर इस केस पर पड़ती है, वो कसम खा लेती है कि जब तक वो उन अपराधियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा देंगी, तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगी। एक टीम भी गठित करती है और टीम से कहती है, अगर किसी को आराम करना है या किसी को खाना है तो वो जा सकता है। टीम में वही रहेगा जिसे आराम की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है, न केवल पूरे दिल्ली में, बल्कि जहां जहां तक इस घटनाक्रम की गूंज फैलती है, वहां वहां तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ये घटना निर्भया कांड की याद दिलाती है, वो निर्भया कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं साजिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के काले खां का। एक इलाका होता है, फुटपाथ का वो किनारा था। 11 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 3:15 के आसपास का ये वाक्य था। नौसेना का एक अधिकारी निकला हुआ जा रहा था, तब उसकी नजर फुटपाथ पर पड़ी एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की के तन पर आधे कपड़े थे और आधे से ज्यादा हिस्से पर कपड़े नहीं थे। उन्होंने जब बहुत करीब जाकर उस लड़की को देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से लगातार ब्लड बह रहा था। वो सोच लेते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। तुरंत ही पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करते हैं। कंट्रोल रूम को फोन करने के बाद पुलिस मौके पर आती है और जैसे ही पुलिस मौके पर आती है, उस लड़की को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। एम्स हॉस्पिटल उसे लेकर जाया जाता है, वहां उसे एडमिट किया जाता है। डॉक्टर लोग जब उसका उपचार करते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो लड़की बेसुध थी, वो बोलने की स्थिति में थी ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग पर कोई भारी असर पहुंचा हो। जाहिर सी बात है, जब डॉक्टरों ने बोला तो कोई भी समझ जाएगा कि भारी असर क्यों रहा होगा। दरअसल उसके साथ बार बार बलात्कार किया गया था, सामूहिक बलात्कार उसके साथ किया गया था। कौन था वो, किसने किया था, अब ये सवाल कैसे तलाश करें, कैसे ढूंढे, बस यही पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। पुलिस आखिरकार करे तो क्या करे। जब उस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, वो लड़की बेसुध थी, बोलने की स्थिति में नहीं थी। मानसिक रूप से ऐसा लग रहा था पूरी तरह से बीमार हो चुकी है, लेकिन जो कुछ बोल नहीं रही है। डॉक्टर उसका उपचार शुरू कर देते हैं। डॉक्टर फिर से एक बार कहते हैं कि यदि वो नौसेना का अधिकारी इस लड़की को नहीं देखता और वो उसे वक्त पर हॉस्पिटल न लेकर आता, तो शायद ये वहीं मर जाती, ये बच नहीं पाती, क्योंकि इसका जो ब्लड था प्राइवेट पार्ट से भारी मात्रा में वो बह चुका था और अभी भी बह रहा था। जब दिन पर दिन बीत रहे थे, पुलिस वाले परेशान हो रहे थे। एसीपी ऐश्वर्या सिंह अब इस मामले की अगुवाई कर रही थी, पड़ताल कर रही थी। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि करे तो कहां से शुरुआत करें इस घटना की, कैसे पता चले कि आखिरकार हुआ क्या है, कहां हुआ है, कौन है वो जिन्होंने इसके साथ इतना घिनौना कृत्य किया है। तब एक आइडिया आता है और इस आइडिया के बीच में एक महिला सिपाही होती है। उस महिला सिपाही को सादा वर्दी में उस जगह पर भेजा जाता है। ऐसे बात कर रही थी जैसे कि सोशल वर्कर हो, ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कितनी हमदर्द हो। उस लड़की ने उसके साथ जाकर, जिसके साथ गलत और गंदा घिनौना कृत्य हुआ था, उसके पास जाना, उसके साथ बातचीत करना, उसको खाने का सामान देना, उसकी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखना। अब वो लड़की जो थी, जो बेसुध थी, जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उस लड़की को वो अपना हमदर्द समझने लगती है और जैसे ही वो उसे अपना हमदर्द समझने लगती है, दोस्त समझने लगती है, तब वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी फरियाद सुनने वाला कोई आ गया है। अब उस महिला सिपाही के सामने इस लड़की ने, जो कई दिनों से जिसका इलाज चल रहा था, जिसका दिमाग का इलाज चल रहा था, जिसके शरीर का इलाज चल रहा था, उसने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि वो उड़ीसा की रहने वाली है और उड़ीसा में उसने MSW यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क
एमडी में इसने एक कोर्स किया हुआ है। ये कोर्स जो होता है ये समाज सेवा के लिए किया जाता है, एमएसडब्ल्यू। उस कोर्स को करने के बाद उसने नर्सिंग का कोर्स किया और इसी बीच में उसका एक दोस्त से बात होती है। उसकी दोस्त उसका दिल्ली में रहता था। दिल्ली वाला दोस्त कहता है कि अगर आपको अच्छा करियर बनाना है, आपको कुछ आगे बढ़कर कुछ करना है, तो आप उड़ीसा को छोड़कर आप यहाँ दिल्ली आ जाइए। यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ बहुत सारे अवसर है, काम किया जा सकता है आपको यहाँ पर। लड़की होनहार, होशियार, टैलेंटेड होती है। उसने जो कोर्स किया, उसने नर्सिंग कोर्स किया एमएसडब्ल्यू, उसने उस कोर्स के हिसाब से बच्चों की मदद करना शुरू कर दी, साथ ही गरीब महिलाओं की मदद करनी शुरू कर दी। ऐसे ही असहाय लोगों की मदद करना उसने शुरू कर दिया, जैसे कि मदर टेरेसा किया करती थी। इसी तरह से उसकी जिंदगी आगे चल रही थी। लेकिन जिस दोस्त ने इस लड़की को दिल्ली बुलाया था, जिस दोस्त ने ये कहा था कि तुम दिल्ली आना, तुम्हारी मदद होगी, यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर है, यहाँ तुम बहुत सारे काम कर सकती हो, वो ही लड़की उस लड़के को बोझ लगने लगती है। उसे लग रहा था कि जैसे क्या पता नहीं ये जो कमाया हुआ ये खाती है, ये उसी का कमाया हुआ खाती है, अब वो करे तो क्या करे। अब वो उससे थोड़ा दूर हटने लगता है। अब उस लड़के को लगता है कि यहाँ पर रहेगी तो शायद सही नहीं है, इसलिए उसने अपने दोस्त की जगह को छोड़ा और वो किशनगढ़ के इलाके में पहुंच जाती है। वहां वो दूसरों के साथ रहना शुरू करती है, समाज सेवा करती है, गरीबों की मदद करती है, वहां जाकर ऐसा है लोगों की मदद करती थी। लेकिन यहाँ रहते रहते उस लड़की का जो मानसिक संतुलन था वो बिगड़ने लगता है। अच्छी खासी पढ़ी लिखी, नर्सिंग का कोर्स, एमएसडब्ल्यू का कोर्स उसने किया हुआ था, उड़ीसा से दिल्ली अपना करियर बनाने के लिए निकली थी और अचानक ही उसका मानसिक जो संतुलन था वो खराब होने लगता है। अचानक से वहां से चली जाती है। जुलाई 2024 में किशनगढ़ का वो इलाका छोड़ देती है और नानी इस बात की शिकायत करती है जाकर थाने में कि हमारे यहाँ पर एक लड़की रहती थी, वो अचानक से चली गई है। अब उस लड़की ने नया ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया, जैसे कि बस स्टॉप, जैसे कि ब्रिज ओवर, जैसे कि रेलवे स्टेशन, या जैसे कि फ्लाईओवर्स के बराबर में कोई फुटपाथ होता है, इसी तरह वो रहती चली जाती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस तरह से वो कैसे रहेगी, दिल्ली में कुछ भी हो सकता है। वो 10 से 11 अक्टूबर 2024 की वो रात होती है। रात के लगभग 9 बजे के आसपास का ये वाकया था, जब ये लड़की आरटीओ जवाहर नेहरू के पास थी। रात के लगभग 2 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। 2 व्यक्ति आते हैं, एक का नाम प्रमोद होता है, दूसरे का नाम संजय होता है, जो कि दिल्ली में अस्थायी रूप से रह रहे थे। लेकिन अस्थायी रूप से वो अंबेडकर कॉलोनी के रहने वाले थे। एक गांधीनगर का रहने वाला था जो अस्थायी रूप से वहां रह रहे थे। दोनों वहां पर अस्थायी रूप से रह रहे थे। वो वहां आते हैं, इन दोनों की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो ये होता है, एक उसमें विकलांग होता है, यानी कि ठीक से वो चल भी नहीं पा रहा था, हाथ की हालत भी ऐसी थी। दूसरा जो प्रमोद होता है वो भी राक्षस से कम नहीं होता। इस लड़की को अपने साथ लेकर जाते हैं सुनसान झाड़ियों के पास में, जहां मेट्रो स्टेशन है उसी के पास में कुछ झाड़ियां थी और उन झाड़ियों के पास उस लड़की को लेकर जाते हैं। दोनों उसके साथ मिलकर सामूहिक बलात्कार करते हैं। लड़की विरोध करने की स्थिति में नहीं थी क्योंकि उसका मानसिक संतुलन था वो ठीक नहीं था। इसी बात को लेकर वो परेशान हो रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार क्या करे। दोनों मिलकर उसके साथ मिलकर घिनौना गंदा कृत्य करते हैं। मन भर जाता है। उसके बाद इस लड़की को वो छोड़ आते हैं। फिर एक ऑटो वालों की इस लड़की पर नजर पड़ती है। उसका ऑटो नंबर भी पता किया जा चुका है। जैसे ही उस ऑटो वाले की उसकी नजर पड़ती है, वो वहां पर अस्थायी रूप का ही रहने वाला बंदा होता है जो ऑटो ड्राइवर होता है, वो बिहार का रहने वाला होता है। उसने जब इन तीनों को देखा, इन तीनों को देखने के बाद उस लड़की को अपने ऑटो में बिठाता है। साथ में जो उसके दरिंदे थे, एक का नाम प्रमोद, दूसरे का नाम शमसुल, उनको भी ऑटो में बिठाता है। ऑटो में बिठाने के बाद इनको यहाँ से रिंग रोड फिरोज शाह कोटला की तरफ लेकर जाता है। वहां पर एक किला होता है। ये लोग किला के पीछे जो सर्विस मार्ग होता है उसके पास ले जाकर फिर से इस लड़की के साथ घिनौना गंदा कृत्य करते हैं और तीनों मिलकर तब तक उसके साथ ये कृत्य करते रहते हैं जब तक क्या उनका मन नहीं उब जाता। इसके बाद वो अचानक अपनी अपनी जगह पर निकल जाते हैं। लड़की वहां रह जाती है। अब उस लड़की को वहां छोड़ जाते हैं। जब लड़की को होश आता है तो वो रिंग रोड से आश्रम की तरफ चलती है और चलते चलते वो लगभग सराय काले खां तक पहुंच जाती है। 6.1 किलोमीटर वो पैदल रास्ते को तय करती है और धीरे धीरे अगर वहां से कोई चलता है तो कम से कम 2 घंटे में पहुंचता है। यानी कि 3:15 पर उस लड़की पर एक नजर पहुंचती है
जब वो वहां बैठी हुई थी सर्विस रोड के किनारे, नजर पहुंचती है एक नौसेना के अधिकारी की। नौसेना के अधिकारी ने जब उसे देखा, उसके बाद पुलिस को फोन किया जाता है, पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में जब बातचीत नहीं हो पाती, डायरेक्ट महिला सिपाही एक बात करती है और पूरी कहानी उन्हें समझाई जाती है। अब ऐसी स्थिति में 10 टीमें गठित की जाती है। एसीपी ऐश्वर्या सिंह के नेतृत्व में 10 टीमें बनती है और ये कहा जाता है कि जिस किसी को भूख लगती है, जिस किसी को काम नहीं करना, जिस किसी को आराम करना है, वो टीम का हिस्सा ना बने। दरअसल वो इस लड़की को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। टीम ने काम करना शुरू कर दिया और काम करने के बाद लगभग 700 कैमरे देखे जाते हैं, 150 ऑटो वालों को पकड़ा जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है क्योंकि ऑटो की लीड मिल चुकी थी, साथ ही लीड मिली थी विकलांग की, जो संशय होता है। अब पुलिस का काम होता है, 21 दिन लगे पुलिस को, लेकिन 21 दिन में आखिरकार पुलिस उन दरिंदों तक पहुंच जाती है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जैसे निर्भया के साथ दरिंदगी हुई थी, ये दरिंदगी जो हुई है उड़ीसा की इस लड़की के साथ, वो कम नहीं है। उड़ीसा तक जब बात पहुंचती है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री दिल्ली की सरकार से, दिल्ली की पुलिस से बातचीत करते हैं और इस मामले में कुछ उचित कदम उठाने की मांग करते हैं। दोस्तों, निर्भया के जो दोषी होते थे उनको तो फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन इस लड़की के साथ निर्भया जैसा अपराध हुआ था। देखने वाली बात यह है कि या ये अपराधी भी फांसी के फंदे तक पहुंच जाएंगे या फिर ऐसे ही कोर्ट कचहरी के चक्कर करते करते ये लड़की अपने मजबूर होकर अपने यहाँ से चली जाएगी और जो अपराधी होंगे कुछ दिन के बाद जेल से छूट जाएंगे। क्या ऐसा ही होगा या फिर निर्भया के दोषियों की तरह ही इसे भी फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा? हम अपने इस कहानी के माध्यम से अधिकारियों से यही अपील करेंगे कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और इन आरोपियों को कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ाकर वैसे ही मिसाल पेश की जाए जैसे क्या निर्भया के दोषों के साथ हुआ था। दोस्तों, आज की इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि अगर ऐसा कुछ हो तो सतर्क रहे, सावधान रहे, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।